हम रिस्क कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके ऊपर ये प्रॉपर रिसर्च हुई है। दो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मेकिंग बिग बेट्स इन द फेस ऑफ माउंटिंग एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। बड़े बड़े बेट्स लगाना, बेट्स मतलब शर्त। इन इन द फेस ऑफ माउंटिंग एविडेंस ऑफ कॉन्ट्ररी, कि आपके सामने उसके उल्टे एविडेंस आ रहे हैं, आप हारने वाले हैं, फिर भी आप शर्त लगा रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि आप हारते रहेंगे तब भी आप शर्त लगाएंगे? नहीं। In the late 1970s, TI engineers came up with a great idea to help children to learn spell. बच्चों को स्पेलिंग सिखाने का एक बड़ा ग्रेट आइडिया आया। TI engineers came up with a great idea to help children learn spellings. An electronic toy that spoke words and then asked kids to type the words on the keypad. वो वर्ड बोलेगा और बच्चे उसमें टाइप करेंगे। 1970 की बात है, उस समय मैं भी पैदा नहीं हुआ था। दिस वॉज जेनेसिस ऑफ स्पीक एंड स्पेल। उस समय वो प्रोग्राम का नाम था स्पीक एंड स्पेल। द फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट टू यूज डीएसपी टेक्नोलॉजी। ये पहला प्रोडक्ट था जिसमें डीएसपी टेक्नोलॉजी लगी थी। DSP chip enables analog chunk of data as voice, music and videos to be crunched and resembled like digital bits. ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, ये कहते हैं हॉटेस्ट, वन ऑफ द हॉटेस्ट बुक है डिजिटल एज। ये बता रहे हैं कि अगले 20 सालों में, 30 सालों में दुनिया में डिजिटल क्या होता है? डिजिटल वर्चुअल, वर्चुअल हाँ, सॉर्ट ऑफ। डिजिटल मतलब हर वो चीज जो छोटे छोटे डिजिट्स में, बिट्स में ली जाती है और ट्रांसफर की जाती है। जैसे अब जो हमारे गाने आते हैं MP3 में, वो डिजिटल फॉर्म है। जो हम लोग फोटोज लेते हैं, अब वो डिजिटल फोटोज हैं। उसको आप कंप्रेस करके तार के जरिए कहीं भेज सकते हैं, जिसको आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, उसको डिजिटल बोला। ये पहली बार इन्होंने DSP चिप लगाया जो कि म्यूजिक, वॉइस, वीडियोस इन सबको क्रंच करके, उसका तरीका ये है कि वो ऐसा कंप्रेस करके भेज सकता है। In 1979, TI made a tiny bet of $150,000, less than 1/100 of 1% of 1979 revenue. बहुत छोटा सा पैसा लगाया इस प्रोग्राम में। कितना? $150,000, $1.5 लाख का। उनके हिसाब से बहुत छोटा था, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू थी पूरी साल की, उसका 100 था, 100वां हिस्सा। To further investigate DSP, and by 1986 it had garnered 6 million in revenues. और वही चीज 79 से 86, कितने साल हो गए? 79 से 86, 7 साल। 7 साल में ये जो 1.5 लाख लगाया था, ये हो गया 60 लाख। ऑलमोस्ट कितना गुना? 60 गुना या 40 गुना। From DSP chip, hardly enough to justify bet company move, but enough evidence to support their continued exploration of DSP. ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, $60 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ी ऑफिसेस खोल दे और उसी का प्रोग्राम करे। नहीं, ठीक ठाक था, और काम करेंगे इसमें, बट बहुत बड़ा नहीं था। TI कस्टमर्स फाउंड न्यू यूजेस ऑफ DSP। उन्होंने नए नए यूज किए, खोजे, जैसे मॉडेम्स, मॉडेम बनाया, खोजा। स्पीच ट्रांसलेशन, आप बोल रहे हैं और वो ट्रांसलेट कर रहा है, एंड कम्युनिकेशंस। एंड TI सेटअप सेपरेट DSP बिजनेस यूनिट। और जब देखा कि अब आ रहा है तो अलग से बिजनेस यूनिट बना दिया TI ने। देन 1993 TI scored a contract to create 1993 TI scored a contract to create DSP chip for Nokia Digital. 1983 में नोकिया के लिए उन्होंने डिजिटल चिप बनाना शुरू किया। And 1997 it had DSP chip in more than 22 million phones. 22 लाख, करीब 2.25 करोड़ फोन में इन्होंने चिप लगाए। अगर एक फोन से इन्होंने करीब 100 रुपए भी कमाया होगा तो इंटू 100 कर दीजिए। And that's when TI got audacious goal to become Intel of DSP. और तब TI ने डिसाइड किया कि हम DSP के इंटेल बनेंगे। इंटेल मतलब, इंटेल नाम की कंपनी सुनी है कभी? किसकी है? इंटेल प्रोफेसर अपने बिल अंकल की, बिल भाई साहब। तब डिसाइड किया कि बॉस खूब पैसा लगाओ इसमें और हम लोग इसमें मार्केट लीड लेंगे। एंड
लेकिन ये कितने साल में? 79 नहीं, 70 में आइडिया आया था। 86, 16 साल। 97 कितना हो गया? 86, 96, 26 साल, 27 साल में तब जाके डिसाइड किया कि हमको इसको बड़ा बिजनेस करना है। ऑडिशियस, ऑडिशियस मतलब जब भी आप आज से हो सकता है 20 साल बाद, हो सकता है 15 साल बाद, अगर आप कभी अपना बिजनेस करेंगे तो कभी भी पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत करिएगा। आपके गोल होने चाहिए ऑडिशियस। गूगल वर्ड का मतलब जानते हैं आप? गूगल मतलब होता है गूगल एक्चुअली एक डिक्शनरी में मतलब वर्ड है, उसका मतलब है वन जिसके आपके अनलिमिटेड जीरो, खूब खूब ज्यादा। और गूगल ने अपना टारगेट रखा था 300 साल का, कि 300 साल में हम पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन डिजिटल करके सबको देंगे फ्री में। ये ऑडिशियस गोल है, ये पैसा कमाने का गोल नहीं था। कुछ ऐसी गोल होना चाहिए आपका जैसे मेरा मन है कि लखीमपुर जैसे शहर में दिल्ली, बॉम्बे, इंग्लैंड, लंदन लोग आए यहां पे पढ़ने के लिए। यहां पर क्यों आए, कहीं और क्यों ना जाएं? क्योंकि मैं यहां पर और मैं जो पढ़ा रहा हूं यही पढ़ा रहा हूं। तो ये ऑडिशियस गोल है। या तो शायद मैं ना रहूं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर पूरी दुनिया से बच्चे आए अपने आप को समझने के लिए। ऑडिशियस मतलब बहुत बड़ा गोल। तब उसने 1997 में डिसाइड किया कि अब हम इसमें बड़ा गोल रखेंगे। When somebody says DSP, said CEO Tom Angibus, I want them to think of TI। और जब कोई बोलेगा TSP तो उसको दिमाग में आना चाहिए बॉस TI। जैसे वॉकमैन जानते हैं? वॉकमैन क्या है? हाँ, आप लोगों को नहीं मालूम होगा ना? पता है वॉकमैन वो उस प्रोडक्ट का नाम था वॉकमैन, सोनी का था वो, पहली बार सोनी ने बनाया था। हाँ। हम्म। तो इन अ बोल्ड स्ट्रोक ही सोल्ड बोथ TI's डिफेंस एंड मेमोरी चिप बिजनेस। दो बड़े बड़े बिजनेस थे उनके, उन दोनों को बेच दिया। हैविंग द गट्स टू श्रिंक द कंपनी टू इंक्रीज इट्स फोकस ऑन DSP। पूरा एनर्जी इकट्ठा करके DSP में लगाना है, पूरा पैसा इकट्ठा करके। बाय 2004 TI हैड half of the $8 billion rapidly growing DSP market। 4 बिलियन से भी ज्यादा इनका मार्केट हो चुका था। नोट, ध्यान रखिए, TI dared its big leap only after diligently turning the DSP flywheel for 15 years। पहले 15-20 साल तक उसने इस काम को छोटा 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 ट्राई किया और उसके बाद अपना पूरा एनर्जी लगाया। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं बोलते हैं सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? करते हैं सर, गली क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी छक्के भी लग जाते हैं। इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि आप क्या बनना चाहते हैं। हम सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन हम जो गोल, या हम फिल्मों में काम करना चाहते हैं। मेरा भाई है, वो उसको फिल्मों में काम करना था, उसको उसने खूब पैसे खर्च करवाए, 15-20 हजार रुपए खर्च करवाए अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए। उसको कहते थे लोग स्मार्ट है, सुंदर है, तो उसको भूत चढ़ गया। तो किसी भी चीज में आप अपना बिग बेट, टाइम, एनर्जी, पैसा लगाएंगे तो पहले उसको कुछ साल के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि वो सही में क्या इस लायक है वो प्रोडक्ट जिसमें आप अपना टाइम लगाएंगे। ड्रॉइंग अपॉन 2 decades ऑफ ग्रोइंग एम्पिरिकल एविडेंस। उसके पास 2 decades का, डेकेड मतलब 10 साल 20 साल का एविडेंस था कि इस बॉस ये चीज जो है अब और बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली है, और बढ़ने वाली। ही सेट द गोल बेस्ड ऑन फर्म फाउंडेशन ऑफ प्रूवन सक्सेस। उसने सिस्टम 2 से ये गोल बनाया, सिस्टम 1 से नहीं बनाया। सिस्टम 1 मतलब अरे अमिताभ बच्चन को देखा है 1 करोड़ रुपए कमाता है एक एपिसोड का। अरे मैं अमिताभ बच्चन 1 करोड़ कमाता है तो मैं 1 लाख ही कमाऊंगा। बस 1 लाख भी कमाने वाले बहुत कम है टीवी इंडस्ट्री में। तो ये सिस्टम 1 है। अमिताभ 1 करोड़ कमाता है तो मैं उसका 1/10वां हिस्सा कमाऊंगा। आज ये डॉक्टर साहब आए, हम लोग खाना खाने जबरदस्ती बहस किए जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलते प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा करना चाहिए अमीरों के पास से पैसा छीन के गरीबों को देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब भाई तो बड़ी अच्छी चीज है, हम चले मेहनत कर करके कमाएं, हम पैसा इकट्ठा करें और हमसे कोई छीन के लेके चला जाए, ये क्या बात हुई?
बोलते नहीं नहीं, मतलब गरीब थोड़ा देखिए, गरीब कितने गरीब हैं। और मुझे कॉर्पोरेट तो एकदम बेकार लगता है। कॉर्पोरेट मतलब जैसे गूगल है, चंदन है, कॉर्पोरेट है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप, सैलरी किसकी खाते हैं? अब मैं तो सर ऐसे ही, उनको मैंने बोला अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी आपको खराब लगती है? सारी। जब नहीं पता तो सारी। ये सिस्टम 1, सिस्टम 2 हो। फिर मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करके सर्च किया, तो उनको बताया कि मैंने रशिया में ना जितनी भी गरीबी आई थी, बहुत बड़ी गरीबी और भुखमरी आई थी, पता है क्यों? एक एक हुए थे महाराज, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या किया था उन्होंने? सर कार्ल मार्क्स ने एक थियरी बनाई, समाजवाद, सोशलिज्म। वो लोग कहते थे अमीरों के पास से पैसा लेकर गरीबों को दे दो, और कुछ नहीं करते थे जो लोग पॉलिटिशियंस होते थे, वो लोग अमीरों से छीन छीन करके गरीबों के नाम से अपने पास रख लेते थे। यही हम लोग के अभी हम लोग करते हैं, जो पॉलिटिशियन, अमीर वाले गरीब हो जाएंगे और अब हम अमीर हो जाएंगे, गरीब रहेंगे। तो ये सेइंग सिस्टम 2 का यूज करके उनके एम्पिरिकल एविडेंस उन्होंने लिए। बोलते हैं आप, अब आप कहेंगे हाँ, नाउ यू माइट बी थिंकिंग ओके, सो जस्ट डोंट इग्नोर एविडेंस, कभी भी एविडेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जस्ट डोंट लॉन्च बिग बिग प्रोडक्ट्स और बिग आइडियाज व्हेन द एविडेंस इज अगेंस्ट यू। कि जब कोई आपको एविडेंस दिख रहा है साफ साफ कि साफ है, इसको नहीं करना चाहिए, गलत है, तो आपको मत करिए उसको। ये बड़ा अच्छा लिखा है, मैंने तो उसके बगल में वो बना रखा है, एक स्कल और नीचे 2 हड्डियां, खतरनाक। क्यों? बोलता है द ग्रेटेस्ट डेंजर्स ऑफ लाइफ come not in ignoring clear and unassailable facts, but when you face severe and but interpreting ambiguous data in situation when you face severe or catastrophic consequences often of the ambiguity resolves itself in what that's not in your favor. Ambiguity इसमें समझना है आपको। ambiguity मतलब साफ साफ पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। टीचर लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए पढ़ाई करो, नंबर के लिए मत करो। फिर इम्तिहान में नंबर आते हैं, खराब आते हैं तो डांटते भी हैं, ये नंबर लाए हो तुम। होता है कि नहीं? एक बार रजनीश थे, ओशो, बोलते हैं जानते हैं ओशो को आप? कुछ जानते हैं ओशो के बारे में? नहीं। ओशो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, और बहुत इतने ज्यादा फेमस थे कि उनके शिष्य उनको गिफ्ट करते थे रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस एक कार होती है, वो आती है करीब 1 सवा करोड़ की एक कार आती है। आमिर खान ने अभी भी एक ली है, अमिताभ बच्चन के पास भी है, और उनके पास 93 रॉल्स रॉयस थी, गिफ्ट की, सारी गिफ्टेड। तो क्योंकि उस समय की सबसे उनसे पूछा गया था ये चीज कि आप आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे आसाराम जी हैं, जैसे आपके ये हैं रामदेव जी हैं, जो भी गुरुज हैं, तो आप नहीं, तो आप आ ही रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप ये इतनी महंगी महंगी कारें क्यों यूज कर रहे हैं, आप तो गुरु हैं। बोलते हैं इसीलिए ताकि आप मुझसे पूछें। मैं आपको आध्यात्म के बारे में बता रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे हैं। मैं भगवान के बारे में, राम के बारे में, गीता के बारे में बता रहा हूँ, कोई सुनने नहीं आता। जब एक एक गाड़ी खरीद ली मैंने खूब बड़ी सी, मेरे शिष्य ने किसी ने दे ली, सब लोग, मैं न्यूज में आ गया, तो न्यूज में आने के लिए मैंने 93 रॉल्स रॉयस खरीदी। नहीं तो मैं 93 में बैठूंगा मैं। एनीवेज, मैं कुछ और कहानी बता रहा था उनकी। जब वो छोटे से थे उनको लगता था कि उनको शादी नहीं करनी है, तो उनके बोलते हैं मेरे माता जी पिताजी सब लोग आकर के मुझसे समझाते समझाते थे, तो मैं बहस करता था। तो मेरे पिताजी ने कहा मैं बहस नहीं करूंगा। फिर एक दिन वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने किसी वकील को बताया कि जाकर उसको समझाओ। तो वकील ने कहा हाँ, शादी के लिए तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आए, तो बोलते शादी के फायदे देखो, ये फायदे, ऐसे फायदे, खाना बना के देगी, ये करेगी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, पब्लिक डिबेट करेंगे। पब्लिक डिबेट मतलब खूब बड़ी सी गैदरिंग करेंगे, शादी के आप फेवर में बोलेगा, हम खिलाफ बोलेंगे, और अगर आप जीत गए तो मैं शादी कर लूंगा, लूली लंगड़ी कानी किसी भी लड़की से कहेंगे, जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दीजिएगा, मेरे साथ संन्यास ले लीजिएगा। तो वो बोलता है कि यार अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा।
पहले तो खाली समझा के आना था, चला गया। बोलते हैं उसके बाद मैं 2-3 बार उनके घर पे गया, तो जब मैं घर पे जाता था तो अपनी बीवी से बोल देते थे जाओ दरवाजा खोल के बोल दो नहीं है घर पे। बोलते फिर बाद में मेरी माता जी मुझसे बोली कि शादी कर लो। मैंने कहा अम्मा, तुझे अगर पिछले 30-40 सालों में शादी से कोई फायदा हुआ हो, जो तुझे लगता है कि मुझसे मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए, तो मुझे बता, मैं शादी कर लूंगा। तो उनकी अम्मा ने वो 2-3 हफ्ते बाद सोच करके बोलती तुझे करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, मेरा दिमाग खराब होता है सोचने में। जिस चीज को सोचने में आपका दिमाग खराब होता है उसको बोलते हैं एम्बिगुअस डाटा। ढेर सारे पन्ने निकल गए, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जब आप पढ़ते हैं तो डाटा है लेकिन उसमें से मतलब निकालना बहुत मुश्किल है। इसकी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो आप उनको डाटा देंगे तो उसमें से मतलब निकाल के आपको देंगे कि ठीक है पिछले 10 साल में कोई प्रोडक्ट कितना बिका, कितना प्रॉफिट आया, तो उसमें से पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो ये बोलता है ज्यादातर खतरे क्यों आते हैं, क्योंकि बाहर जो डाटा है वो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं है, धुंधले हैं। आपको भी जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है कि मैं इंजीनियर बनूं कि कॉमर्स लूं। माँ बाप बोलते हैं साइंस नहीं लेगा तू, किसी में भी नहीं आता कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता हो तो लेकिन इसके बाद जो आपको मैं कहानी बता रहा हूं, इट्स एन आई ओपनिंग स्टोरी, बिकॉज ये जो लोग हैं दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहानी है नासा की। ऑन द आफ्टरनून ऑफ जनवरी 27, नींद आ रही बेचारे को। रॉकेट उड़ गया। तो आपने हाँ, मैंने इसमें रॉकेट बना रखा है, देखिए। ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंट्स है। जनवरी 27, 1986 में नासा मैनेजर्स कॉन्टैक्टेड मैनेजर्स ऑफ मॉर्टन थियोकॉल जापान, अ सब कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने रॉकेट में मोटर प्रोवाइड किया था, जापान से आया था उनका, नासा वालों को। फोरकास्ट फॉर द केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, फोरकास्ट ये था कि चैलेंजर जो उनका स्पेसशिप जाने वाला है इज सेट इन प्रिपरेशन फॉर शेड्यूल लॉन्च नेक्स्ट डे, अगले दिन उसको उड़ना है। Called for the temperature in the 20s during early morning hours of 28th, the launch time temperature expected to remain below 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये था कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फिक्स था कि कम 30 के नीचे होना चाहिए। नासा मैनेजर्स asked the Morton Thiokol engineers to consider effect of cold weather, बोलते हैं अगर 30 से कम हुआ, ठंडा ज्यादा हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, on the solid rocket motors, and the engineers quickly assembled to discuss the specific component called O-ring। तो सबने डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हो गए। ओ रिंग एक खास रिंग होती है उसके बारे में कि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ओ रिंग पे क्या असर पड़ेगा। When the rocket fuel ignites, जब रॉकेट फ्यूल जलता है, the rubber like O-ring seal joints, उसमें एक रबड़ की तरह का एक ओरिंग होता है जो कि जॉइंट्स को सील कर देता है, बंद कर देता है। लाइक द पुट्टी इन द क्रैक, पुट्टी समझते हैं ना, पुट्टी लगा, वॉल पुट्टी, अगेंस्ट सीयरिंग हॉट गैसेस दैट इफ अनकंटेन्ड कुड कॉज कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन। वो सील हो जाते हैं तो उसमें से हॉट गैसेस बाहर नहीं निकलते हैं तो एक्सप्लोजन नहीं होता। द लोएस्ट लॉन्च टेम्परेचर इन ऑल 24 प्रीवियस शटल लॉन्च हैड बीन 53 डिग्रीज। कम से कम जो टेम्परेचर था पहले कितने 24 लॉन्चेस में, वो था 53 डिग्रीज। And the engineer who had no conclusive data about what would happen to O-ring at 25 to 30 डिग्री। अब कल टेम्परेचर कितने आना होने वाला है, 30 से नीचे, तो अगर उसके नीचे कोई क्लियर डाटा नहीं था उनके पास, क्या होगा। they did have some data to suggest that the colder temperature hardens O-ring। उनके पास कुछ डाटा था जो कहते थे कि कोल्डर टेम्परेचर में O-ring क्या होता है, हार्डन हो जाता है, thereby increasing the time they would take to seal। इसलिए सीलिंग होने में कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा। Think of a frozen rubber band in your freezer contrasted with that same rubber band in the room temperature। एग्जाम्पल ये है कि अगर फ्रिज में रख देंगे रबर बैंड तो हार्ड हो जाएगा, बाहर रखेंगे तो सॉफ्ट रहेगा। The engineers discussed their initial concern and scheduled the teleconference with 34 people from NASA and Martin Thiokol at 8:15 p.m. Eastern। उन्होंने डिस्कस किया कि शाम को 8:15 बजे 34 इंजीनियर्स बैठकर डिस्कस करेंगे कि हमको लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। The telephonic conversation began with nearly an hour of discussion leading to Morton Thiokol's engineers' conclusion that it could not recommend the launch below 53 degrees।
फाइनली डिस्कशन ये हुआ कि 53 के नीचे हम लॉन्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नासा इंजीनियर्स पॉइंटेड आउट दैट द डाटा वर कन्फ्लिक्टिंग। उन्होंने कहा डाटा बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, कंफ्यूजिंग है, एंड इनकंक्लूसिव, और कंक्लूजन हम साफ साफ नहीं निकाल पा रहे हैं। यस, द डाटा क्लियरली शोड ओरिंग डैमेज ऑन लॉन्च बिलो 60 डिग्रीज के शोज ओरिंग लॉन्च अगर 60 के नीचे किया है, बट डाटा ऑल्सो शोड ओरिंग डैमेज ऑन 75 डिग्री लॉन्च। लेकिन बहुत से लॉन्चेस में 75 के ऊपर किया था तब भी उसमें दिक्कत आ गई थी। they did have a lot of conflicting data in there, बोलते बहुत कंफ्यूजिंग डाटा था। reflected a NASA engineer, I can't emphasize that enough, मैं इसको साफ साफ नहीं बता सकता कि कितना कंफ्यूजन था उस समय। after further confusion, Morton Thoykol hadn't challenged the previous flights that had projected launch temperature below 53, बोलता और पिछले में एक आध बार जब कम हो गया था उसमें लॉन्च हुआ, जब हम करने के वाले थे तो आपने चैलेंज नहीं किया था, आज क्यों कर रहे हो? ये भी एक पॉइंट निकल के आया। विच अपीयर्ड इनकंसिस्टेंट विथ देयर करंट रिकमेंडेशन, तो पिछली बार अगर नहीं किया तो इस बार क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी है। एंड इवन इफ द ओरिंग फर्स्ट ओरिंग फेल्स, द रिडंडेंट सेकेंड ओरिंग, दूसरा एक और रहता है उसमें, वॉज सपोज टू सील द प्लेस, वो ठीक काम कर देगा अपना, फर्स्ट फेल हो गया तो। इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है द चैलेंजर लॉन्च डिसीजन, चैलेंजर को लॉन्च करने का डिसीजन। सोशियोलॉजिस्ट डियान विगॉन demolishes the myth that NASA managers ignored unassailable data and launched a mission absolutely known to be unsafe। उसमें साफ साफ लिखा है, उतनी किताब इसलिए लिखी होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बहुत डंडा किया होगा। 100 करोड़ 500 करोड़ का इतना बड़ा लॉन्च तुमने कैसे तुम्हारा खराब हुआ, तो उसमें लिखा है किताब में कि हमको क्लियर नहीं था कि लॉन्च में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर होता तो हम नहीं करते। In fact, the conversation on the evening before launch reflected the confusion and shifting views of the participant। जो बातचीत हुई शाम को 8:30 बजे, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कंफ्यूजन है। At one point, NASA managers blurted, और एक बार तो नासा जो लॉन्च करना चाहते थे, blurted मतलब ऐसे वो डॉक्टर साहब, हाँ धुंधला होता है डॉक्टर साहब, सारे उनके पॉलिसी बेकार है। जब आप साफ साफ समझ नहीं आते, बताओ इंजीनियर बनोगे कि नहीं बनोगे, हाँ बन जाएंगे, ऐसा इसको बोलते हैं ब्लर्टिंग। उन्होंने ब्लर्ट किया, माय गॉड थियोकॉल, व्हेन डू यू वांट मी टू लॉन्च, नेक्स्ट अप्रैल, तुम कब चाहते हो हम लॉन्चिंग करें, अगले अप्रैल में? हाँ प्लीज। अब रुकिए थोड़ा सा। बट एट अनदर पॉइंट ऑन द सेम इवनिंग, उसी शाम को एक और पॉइंट, नासा मैनेजर्स एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशन अबाउट द लॉन्च, उन्होंने खुद एक्सप्रेस किया था रिजर्वेशन। कोई बात कर, मैं यहां रुक करके थोड़ा सा चुटकुला बता देता हूं। एक बार ऐसे ही जैसे खांस रहे थे ना, रुक रुक कर, एक आदमी ऐसे ट्रेन में रुक रुक के खांस रहा था। तो उसके सामने एक आदमी बैठा था, बोलते हैं भाई साहब खांसने में काहे की शर्म, खांस लीजिए। नहीं ठीक, वो फिर भी रुक रुक के खांस रहे हैं, बोलते हैं खांस लीजिए बोलते नहीं आप समझने नहीं है। बोलते क्या बात है, क्यों नहीं खांस रहे ठीक से? बोलते मेरी बीवी की वजह से। बीवी? तो हाँ, मेरी बीवी ने कहा था जब भी तुम्हें खांसी आए तो समझ लो मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। बोलते उसमें कौन सी बुरी बात है? बोलते आप समझते नहीं, मेरी बीवी मर चुकी है। ऐसे आपके खांसे से मुझे याद आ गया, जो और कुछ नहीं था। हाँ नींद आ रही थी क्या? आज का थोड़ा बोरिंग है, बट इसका लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है क्या तुम कब चाहते हो हम अप्रैल में लॉन्च करें? A lead NASA engineer pleaded with people not to let them make a mistake and stated, I will not agree to launch against contractors' recommendation। तो जब तक थोइकॉल वाले, जापान वाले नहीं रिकमेंड करेंगे तब तक हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे। The deliberation lasted for nearly 3 hours, और ये deliberation, ये जबरदस्ती इंजीनियर्स की 3 घंटे तक चली। If the data had been clear, would they have needed 3 hours of discussion? अगर क्लियर डाटा होता तो क्या उनको जरूरत पड़ती 3 घंटे तक बहस करने की? डाटा एनालिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनर एडवर्ड टॉफ्ट, मैंने इस किताब को खोजा, 3200 रुपए की किताब है ये भाई साहब हैं जो कि डाटा को लेकर उसको पिक्चर के फॉर्म में बनाकर आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं
उनकी बुक है विजुअल एक्सप्लेनेशन, दैट इफ इंजीनियर्स हैड प्लॉटेड द डाटा पॉइंट्स ऑन कंपेलिंग ग्राफ, अगर आप ग्राफ में बना दिया होता, दे माइट हैव सीन क्लियर ट्रेंड लाइन, उनको साफ साफ मालूम पड़ जाता ट्रेंड कहां जा रहा है. एवरी लॉन्च बिलो 66 डिग्रीज शोड एविडेंस ऑफ ओरिंग डैमेज. 66 के नीचे सारे लॉन्चेस ने डैमेज दिखाया था, बट नो वन लेड आउट द डाटा इन क्लियर कन्विंसिंग विजुअल मैनर. किसी ने भी विजुअल मैनर में डाटा एक्सप्लेन नहीं किया. इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं अपने सारे जो भी मार्क्स पा रहे हैं आप उसको ग्राफ बना के अपनी दीवार पे चिपकाइए, क्योंकि ग्राफ आपको मिला है 20 आउट ऑफ 30 और एक में मिला है 40 आउट ऑफ 100. समझ में नहीं आएगा कि नंबर कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, बिकॉज आप 40 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 30 नंबर ही दिखता है, उस पर आपको सिस्टम 2 लगाना पड़ता है उसको समझने के लिए कौन सा ज्यादा है कौन सा कम. बट अगर ग्राफ है एक में ज्यादा है एक में कम है, स्ट्रेट अवे आपको मालूम पड़ता है. इसलिए आपके फोन्स में और टेलीफोन में वो नहीं देते वो लोग 26% रिड्यूस्ड बैटरी, 30% रिड्यूस्ड, वो ग्राफ बनाते हैं. 2 बार कम, 3 बार कम, 4 बार कम, बार्स होते हैं ना छोटे छोटे चार्जर के. एग्जैक्टली. समिंग अप, पूरी बात को सम करते हुए, द ओरिंग फोर्स चेयर नोटेड, वी जस्ट हैडंट इनफ कंक्लूसिव डाटा टू कन्विंस एनीवन. हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि क्या करना चाहिए. कन्विंस एनीवन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, क्या कन्विंस नहीं कर सकते, किस चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकते. दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर, यही तो सारा का सारा राज है. समहाउ इन द डायलॉग, ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मैं आपको पूरी कहानी पढ़ रहा था. इन द डायलॉग द डिसीजन फ्रेम हैड टर्न्ड 180 डिग्री. डिसीजन, जो बातचीत का डिस्कशन था वो बदल गया था 180 डिग्री. जो चीज बात होनी चाहिए थी उससे हटके पूरी उल्टी बात हो गई. इंस्टेड ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन, कैन यू प्रूव दैट इट इज सेफ टू लॉन्च, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि ये सेफ है लॉन्च करना. इट हैड ट्रेडिशनली गाइडेड द लॉन्च डिसीजन एंड फ्रेम्ड इन्वर्टेड, कैन यू प्रूव दैट इट इज अनसेफ टू लॉन्च. अब बहस कहां पे चली गई, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि जो लॉन्च अनसेफ है. ये पता है मैं आपको छोटा सा यहाँ एग्जांपल में देता हूं, बिकॉज ऐसे एक्सीडेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं. भगवान न करे मेरी माता जी इसको सुने. हमारे घर में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक बताया था ना, एक बच्ची ने खत्म हुई थी, फांसी लगाया था उसने. उस बच्ची का नाम था सरिता. मेरा भाई उसकी वाइफ है. वो मेरा भाई सुनता बोलता नहीं है, तो वो रहता है दिल्ली में और उसकी वाइफ रहती थी इलाहाबाद में, 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर. तो महीने में 2 महीने में एक बार आता था वहाँ पे अपने वाइफ से मिलने, मम्मी पापा से मिलने. और उसके 2 बच्चे भी हो गए थे. और मम्मी हर बार जब वो कहे कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है, वहीं रहना है, तो उसके हमारी मम्मी उसको टाल दे बहाने से कि नहीं नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तब जाना. ऐसे ऐसे बहाने से टालती रहे. ऐसे टलते टलते ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया. साल भर हो गया था, बिकॉज हाँ. फिर वो, और उससे जो मेरी लास्ट बात हुई थी वो तब हुई थी जब वो अपने किसी कजन वजन की शादी में गांव में गई थी. तो वहाँ गांव में गई, उसने फिर बोला हम वापस नहीं आएंगे, हमको आप भेज दीजिए हमारे पति के पास तभी हम जाएंगे. तो मम्मी हमारी गुस्से वाली हैं, तो उनको डांटा वाटा उन्होंने, बोला वापस नहीं आओगे तो तुमको हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तुम्हारे बाप को हम गोली मरवा देंगे, ऐसे सब डांटा वाटा. फिर मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि तुम उसको समझा दो सरिता को, शराफत से आ जाए नहीं तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे. मैंने फिर फोन किया, मैंने उसको प्यार से समझाया बुझाया कि तुम बेटा वापस आ जाओ, नहीं तो मम्मी बहुत नाराज हो रही हैं, हम उनको समझाएंगे कि तुम आ जाओ. तो वो आ गई, हमारी बात मान के वापस आ गई. और फिर होली का दिन था, बब्बू गया था एनटीपीसी, सॉरी एनटीपीसी से इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद दिल्ली से. होली होली खेल के वापस आए. उसके अगले दिन दोपहर को हमारी माताजी ने फोन किया कि उसने अपने आप को फांसी लगा के मर गई. उस समय तो मुझे, खैर मुझे अपने ऊपर बहुत खराब लगा कि यार तुमने, आशीष तुम्हारी इसमें बड़ा बेकार रोल है. अगर वो बच्ची अपने माँ बाप के घर थी तो जिंदा तो थी, अब तो मर गई. ऐसी ही सिचुएशन दोबारा आई करीब 4 साल पहले, 4 साल पहले हाँ, या 2 साल पहले. बब्बू की खत्म हो गई, उसको हो गया बच्चे बच्चे हो गए, तो थोड़े बड़े हो गए, मम्मी के पास पल रहे हैं. फिर 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2006 में. 2007 में बब्बू की शादी हमने दोबारा की. अच्छी सी बच्ची है, कविता है, बहुत प्यारी बच्ची है. और शादी होने के बाद माता जी ने फिर, ये तुम्हारे पास रहेगी, वहां जाएगी तो बिगड़ जाएगी, और ऐसे ऐसे कहानी. और
तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया हमको जाना है। इस बार मुझे क्लियर था भैया, माता जी गुस्सा हो जाएं तो गुस्सा हो जाएं, अगर वो रहेंगी तो मरने के चांसेस पूरे हैं। मेरे सामने एक डाटा है यार, और किसी ने मारा नहीं उसको, उसने अपने आप को खुद ही मारा, बट वो मरी, उस घर में मरी भाई। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज पहले जो मेरी डिस्कशन थी वो ये थी कि बेटा माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते, माँ बाप की बात मानते हैं। अब मेरी डिस्कशन जब पापा मम्मी से होती है, बहू को सास ससुर के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो ये कि बहू और बेटियों को जिंदा रहना चाहिए पहले, चाहे जहां रहे। फिर उसको भगवा दिया मैंने, उसको बोला, बब्बू ले जाओ उसको आराम से। मम्मी नाराज होती नहीं, गुस्से करती नहीं, उसको मैंने बोला जाओ अपने। 2 साल से वापस घर नहीं आई है। मम्मी का नेचर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ही ज्यादा, वो मारती हैं, पीटती हैं, सड़सी लोढ़ा पतीला किसी भी चीज से पीट देंगे आपको। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं लोग, ऐसा नेचर हो जाता है, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं। हाँ, मुझे घर में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे नहीं पीटा हो। उसी ने मुझे ट्रेन किया है, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। लेकिन पता है, ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, इसमें एक और चीज बड़ी खास है। मेरी जब शादी हुई, हमारी माताजी बिल्कुल नहीं राजी थी इस चीज से। उनका कहना था लव मैरिज तो करना ही नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, हमारे जो जब शादी हुई तो दहेज ना मैं लेना नहीं चाहता था। पहले जब कोई दहेज की बात करता था, मेरे भाई की शादी वादी के टाइम, तो लड़कों को सिखाया जाता है बेटा एक ही चीज बोलो, पापा मम्मी डिसाइड करेंगे। शरीफ बच्चे क्या बोलते हैं? पापा मम्मी डिसाइड करेंगे। शा, शादी तुम्हारी होगी, डिसाइड कौन करेगा? हम क्या डिसाइड करेंगे? कौन से कलर का सूट पहनेंगे, बेल्ट कौन सा खरीदेंगे, और दहेज का सारा कारोबार कौन संभालेगा? पापा मम्मी। इस बार मैं थोड़ा सा मेच्योर हो गया। मैंने कहा कि मैं दहेज वहेज नहीं लूंगा माता जी, और दहेज लेने लायक कंडीशन भी नहीं है, बिकॉज रिम्पी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, और दहेज वो 2 रुपए देंगे तो 2 रुपए लूंगा बस, और नहीं लूंगा। माता जी हमारी खाना ही खाना बंद कर दिया उन्होंने। 1 दिन, 2 दिन, हम तो जाते थे भैया किचन में ब्रेड मक्खन खा के, उनके पास बैठ के उनको मनाते थे, मम्मी मान जाओ मान जाओ। फिर दोपहर होता था, फिर हम जाके खा के ब्रेड मक्खन, मान जाओ मान जाओ। नहीं मान रही, क्या करें। लेकिन अब मैंने 180 डिग्री चेंज कर दिया था अपना एटीट्यूड, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है। मैंने देख रखा है हमारे घर में, अगर पप्पा मम्मी के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा? पंखे लटकेंगे, पंखों पे लोग लटकेंगे। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। पेरेंट्स की प्रायोरिटी ट्रेडिशन है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि बहू को सुबह सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके गंगा जी में स्नान करके उसके बाद पूजा पाठ करके झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। अब तो वैक्यूम क्लीनर आ गया है, और गूगल कहता है कि भैया अब रोबोट्स आ रहे हैं, पतले पतले छोटे छोटे। मैंने लखीमपुर में बिक रहा है एक रोबोट झाड़ू लगाने वाला, 60,000 रुपीज का रोबोट है। पूरे हमारे घर को साफ करके चार्जर लगा दो, अपनी जगह जाके खड़ा हो जाएगा चुपचाप। हाँ, गोल गोल सा है, छोटा सा। हाँ, और उसको बोलोगे भैया सवेरे 5 बजे उठ के नहाने की जरूरत नहीं है उसको, तो वो तो नहाया धोया हुआ है। बट द पॉइंट इज, पेरेंट्स की जो आइडिया है उसको हमको 180 डिग्री चेंज करना है, लेकिन इस चेंज करने में हम थोड़ा बेवकूफी दिखा देते हैं। हम दिखा देते हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं तुमसे। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको, जैसे हम, मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने पैसे बचाना शुरू किए हैं। उसके पहले मैं बहुत ज्यादा बेकार खर्च करता था, कभी फोन पे, कभी बाइक पे। मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये नहीं बचते थे। अब मत पूछिएगा कितने बचे हैं, क्योंकि वीडियो चल रहा है, कहीं कोई किडनैप उडनैप न कर ले मुझे। बट हाँ, अब जो भी मैं कमा रहा हूँ सबको मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूँ। ऑलमोस्ट 80% में से, 80 नहीं, 90% सैलरी में फिक्स कर देता हूँ, उसको छूता ही नहीं हूँ। वो उन दिनों के लिए जब मजबूरी आएगी। तो ये बोल रहा है कि लॉन्च क्यों, उसके बाद हुआ क्या? कैन यू, बात ये थी कि सेफ है लॉन्च करना, वहां से टर्न होके कहा क्या आ गई? अगर
नहीं लॉन्च किया तो क्या अनसेफ है? ये आ गया। फिर क्या हुआ? फिर आगे बढ़ा के, हाँ मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ। हम्म। सही में लास्ट में पहुंच गए हम लोग। बोलता है एट 11:30 अनेबल टू प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट इफ इट वाज अनसेफ टू लॉन्च। लोग प्रूव नहीं कर पाए कि अनसेफ है लॉन्च के लिए। 11:38 को नेक्स्ट मॉर्निंग 36 डिग्री टेम्परेचर था। ओ रिंग फेल हो गया। उसके बाद 73 सेकेंड्स के बाद चैलेंजर फायरबॉल की तरह हवा में बुड़ुम 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 ढाई राम। 7 क्रू मेंबर, 7 लोग उसमें थे, सब खत्म हो गए, सब मर गए। चैलेंजर फेल 9 माइल्स इनटू ओशन। चैलेंजर ओशन में 9 माइल्स के लिए डूब गया, खत्म हो गया। तो रिस्क कैसे लेना चाहिए, इसका नाम रखा है इन्होंने, 3 चीजें हैं। टेकिंग रिस्क बिलो वाटर लेवल, मतलब 3 सवाल पूछना चाहिए आपको जब रिस्क ले रहे हैं। व्हाट इज द अपसाइड इफ द इवेंट्स टर्न वेल, कि अगर सही तरीके से जो चीज हम चाहते हैं वो हो गया, उसका अपसाइड क्या है, उससे फायदा क्या होने वाला है। सेकंड, व्हाट इज द डाउन साइड इफ इट गोज वेरी बैडली, अगर मैं जो सोच रहा हूं अगर वो बिगड़ गया, ना हुआ, तो डाउन साइड क्या है। एंड थर्ड, कैन यू लिव विद द डाउन साइड ट्रूली, क्या आप अगर सब बिगड़ गया तो आप आराम से जिंदा रह सकते हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि आपका रिस्क पानी के ऊपर है, वाटर लेवल मतलब आपके नाक के ऊपर पानी है कि नाक के नीचे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बड़ा बेवकूफ था मैं, 4 साल 3 साल पहले, ये 4 साल पहले एक जॉब मिली मुझे 50,000 रुपये महीने की। साल भर जॉब कर लिया, मेरे पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, दिमाग हो गया खराब, हम बिजनेस करेंगे अपना। छोड़ दी जॉब। क्या करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को शिविर देंगे, लेक्चर देंगे, वर्कशॉप देंगे। शुरू शुरू में तो 1-2 स्कूलों ने बुलाया, कहीं 5,000 कहीं 8,000। उसके बाद बोलते हैं अब कल कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए। गाड़ी का पेट्रोल जा रहा है, गाड़ी खराब हो गई, पैसे आ नहीं रहे। 6 महीने के अंदर अंदर मेरा सारा बुखार खत्म, और जॉब भी छोड़ दी। भैया उसको कॉल किया, जॉब पे वापस रखेंगे, डॉक्टर साहब हमको किसी और को रख लिया। हाय राम, जॉब जॉब, एमडी की जॉब नहीं मिल रही, तो एमबीबीएस की जॉब मिल जाए कहीं से। जॉब खोज रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं। बड़ी किस्मत अच्छी थी, चेन्नई में दोबारा जॉब लग गई हमारी। फिर हमने सोचा अब बिजनेस करेंगे भैया, बिजनेस करेंगे तो जॉब करते करते करेंगे। मतलब अगर बिजनेस खत्म हो गया, देखिए पहला सवाल, व्हाट इज द अपसाइड इफ इवेंट्स टर्न आउट वेल, अगर मेरा बिजनेस चल निकलता है तो क्या होगा, मेरा खूब बड़ा बिजनेस होगा, बच्चों की काउंसलिंग होगी, पैसे आएंगे। लेकिन अगर नहीं चलता है मेरा बिजनेस, व्हाट इज द डाउन साइड इफ इट गोज बैडली, कुछ नहीं है, नौकरी चलती रहेगी। अल्ट्रासाउंड तो कर ही रहा हूं। हाँ, कैन यू लिव विद द डाउन साइड, और अगर बिल्कुल फादर ने एक दिन धक्का मार के निकाल दिया स्कूल से, डॉक्टर साहब हमको आपकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपना अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इसी तरह से आप जो भी, खैर ये छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं है, बड़ी चीजों के लिए है। जैसे आपने एक बार पूछा था ना कि अगर मुझे फिल्म लाइन में या तो उस तरफ जाना हो करियर, आपने नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था। तो उसमें मेरी सलाह बच्चों को ये रहती है, अगर आपका पैशन क्रिकेट आपका पैशन है या फैशन आपका पैशन है, तो आप कोई ऐसी सेफ जॉब खोजिए जिसके लिए आप पढ़ाई कर लीजिए, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। और उसके साथ साथ, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका पैशन था कराटे, उसने ब्लैक बेल्ट भी ली, बट साथ ही साथ एमबीबीएस की पढ़ाई करता रहा। तो अभी वो इंटरनेशनल लेवल का कराटे प्लेयर है और वो डॉक्टर भी है। एक और फ्रेंड था, उसको तो बैडमिंटन का शौक था, नेशनल लेवल बैडमिंटन था वो प्लेयर, फिल्मों में काम किया है, बहुत पहले टीवी सीरियल आता था उसमें काम किया उसने। तो नहीं नहीं, ही इज नॉट माई, आईआईटी वाला। तो यू हैव टू मेंटेन, आस्क योर सेल्फ कि मैं रिस्क इसके ऊपर ले रहा हूँ, इसके नीचे ले रहा हूँ। बिकॉज बहुत से बच्चे डिप्रेशन में, अभी दीदी बता रही थी, हमारी एक फ्रेंड है कि उनका एक भाई, उसको जॉब छूट गई, अब जॉब ही नहीं मिल रही उसको, और पहले 50,000 की सैलरी थी, अब 50,000 की सैलरी नहीं मिल रही, 15,000 की मिली तो कर नहीं रहा है, उसकी नाक कट रही है। और साथ ही साथ डिप्रेशन में भी जा रहा है वो, क्योंकि जब हर महीने आपके पास खर्चे तो हैं ही। तो आप जो हम पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिस समय भी छोटे छोटे आप रिस्क ले रहे हैं, छोटे छोटे रिस्क ले रहे हैं कि ठीक है होमवर्क में 1 घंटे बाद कर लूंगा या कल कर लूंगा, ये छोटा सा रिस्क है। तो अपने आप से ये सवाल पूछेंगे हम कि अगर मैं नहीं करता हूं, बिल्कुल होमवर्क नहीं करता हूं, तो कल क्या दिक्कत हो सकती है। तो फादर का सीन आ जाएगा, उनके ऑफिस का, टीचर का सीन आ जाएगा। और अगर कर लेता हूं तो सीन आ जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में तो कैलकुलेशन करेंगे, तो आप फिर मोटिवेट हो जाएंगे खुद ही, यार काम कर लो।
तो सोचता ही नहीं रिजल्ट क्या होगा, उसे अगर नहीं करना तो नहीं करेगा, और अगर पूछता हूँ कल क्या होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 चट्टे खा लूंगा और सिस्टर से स्टिक खा लूंगा, फादर पास जाऊंगा 2 चट्टे खा लूंगा। लेकिन इसमें ना देखिए, जब हम ये बहुत अच्छा हुआ सवाल आपने पूछ लिया कि हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, तो इसमें खाली एक ही सवाल सोच रहे हैं हम लोग। इसमें आपने ये पूछा है कि व्हाट इज द डाउन साइड इफ द इवेंट गोज बैडली। वो डाउन साइड सोचता है, अप साइड नहीं सोचता। अप साइड पता है एक दिक्कत है, अप साइड इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हम सब स्टैम्प हो चुके हैं, बकवास बच्चे हैं, 2 चट्टे पड़ जाएंगे। रिस्पेक्ट टीचर्स देते नहीं हम लोगों को। रिस्पेक्ट किसको देते हैं? 90% वालों को। मेरे क्लास में नहीं। तो अब जब जो रिस्पेक्ट 90% वालों को मिलेगी तो हम लोग अपसाइड सोच ही नहीं पाते अपने बारे में। बट आप ये जान लीजिएगा कि आप वहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनका रिस्पेक्ट पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपना ऑडिशियस गोल के लिए कर रहे हैं कि मुझे लखीमपुर में या लखनऊ में या दिल्ली में या बंबई में अगर बड़ा बिजनेस कोई करना है, उसके लिए मुझे बेसिक नॉलेज प्रॉफिट लॉस, बेसिक नॉलेज इंग्लिश, बेसिक नॉलेज। जैसे भैया जो यहाँ काम करते हैं, राम जी भैया, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको छोटे छोटे काम भी करने होते तो मुझसे पूछते हैं भैया इस बटन का मतलब क्या होता है। बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, बट दीज आर लाइक टूल्स, ये आपके औजार हैं। ये किताब वो नहीं पढ़ सकते। ऐसी किताब पढ़ने के लिए उनको अगले कितने साल, 10 साल लग जाएंगे। बट आप लोग सब टूटी फूटी लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे। तो अभी तक टीचरों ने आपको बेइज्जती कर दी, बट आपकी यू पीपल आर वेरी गुड, दैट इज वाई यू कैन रीड इंग्लिश एंड मतलब अर्पण, आप जैसे बच्चे को भी जो स्कूल खराब बोल रहा है फिर भी आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो टीचर समझ नहीं पा रहा है कि आपने कितनी इकट्ठा कर लिया। कल आज मैंने दिखाया टीचर्स को इनका वीडियो, आपका भी दिखाया। टीचर खुश हो गए, बोलते अच्छा ये है, अच्छा वेरी गुड। 8 टीचर्स फर्स्ट एंड सेकंड की क्लास चली है उनकी आज। फर्स्ट और सेकंड आपकी क्लास की पर मेरे क्लास टीचर को जरूर दिखाइए। अभी भी इनको रिस्पेक्ट चाहिए क्लास टीचर से। आपको क्लास टीचर से फर्स्ट एंड सेकंड क्लास टीचर्स को दिखाया, बट आप लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको क्लास में 90% मिल जाए। वो तो मिलेगा, वो तो बाएं हाथ का, बाएं हाथ से मिलेगा। जैसे आप हाथ धोते हैं तो मैल निकलता है। बट जब आपकी जनरल आईक्यू, जनरल सेंस बढ़ती है तो हर चीज उसका उससे फायदा होता है। पैसा कमाना तो हाथ का मैल है, पहले बताना चाहिए था।